हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना खुद का स्टार्टअप बिजनेस 2020 के अंदर किस तरह से शुरू कर सकते हो, उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह आप भी अपना खुद का स्टार्टअप ज़ोमैटो और ओयो के तरह शुरू कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार पंचाल और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको स्टार्टअप और बिजनेस से रिलेटेड ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो अगर आप भी अपना खुद का एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आपको इस वीडियो को जरूर लाइक करना चाहिए और उसी के साथ में हमारी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी नया बिजनेस आइडिया सोचते हो तो उसके अंदर आपको एक चीज़ का पता होना जरूरी है कि आप जो भी अपना खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करोगे उसकी ग्रोथ 0 से लेके 1 की तरफ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज से लेके कुछ साल पहले लोग ट्रैवलिंग के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे और तब भी जाके कोई नया स्टार्टअप आता है, कोई नई कंपनी आती है और वहाँ पर वो घोड़ा गाड़ी बनाने का आविष्कार करते हैं, तो उस बिजनेस की ग्रोथ को हम मानेंगे 0 से लेके n की तरफ उन्होंने ग्रोथ करी। बट अगर जब भी लोग ट्रैवलिंग के लिए घोड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तभी अचानक से कोई कंपनी आती है और वो एक कार का इनोवेशन कर देती है, तो उस ग्रोथ को हम कहेंगे 0 से लेके 1 की तरफ उस कंपनी ने ग्रोथ करे, क्योंकि उस कंपनी ने उस इंडस्ट्री का पूरा चेहरा ही बदल दिया। तो दोस्तों, अगर आप जानते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सी वो फर्स्ट कंपनी थी जिन्होंने कार का इनोवेशन किया था। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको स्टार्टअप के लिए A to Z सारे स्टेप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि अगर आप भी अपना खुद का स्टार्टअप करने की सोच रहे हो तो आपको पता चल पाए कि एक स्टार्टअप को एक आइडिया से लेके स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग करने तक कितने स्टेज आपको क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह आप अपने स्टार्टअप के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप के अंदर स्टेज नंबर 1 होता है आपकी रिसर्च, आपका आइडिया। यानी कि स्टेज नंबर 1 के अंदर आपको आपके आइडिया के अंदर काम करना होता है। आपको एक ऐसा यूनिक आइडिया सोचना होता है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। यानी कि अगर आज के टाइम पर अगर आप एक ऐसा यूनिक स्टार्टअप आइडिया लेकर आते हो जिनसे लोगों की हेल्प हो सके, तो उसके बदले में यहाँ पर आप अपना स्टार्टअप अच्छी तरह से रन कर सकते हो। तो स्टेज नंबर 1 पर क्या करना है, आपको आपका आइडिया सोचना है और उसके लिए आप जितना ज़्यादा टाइम लेना चाहते हो उतना ले सकते हो। बट यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपका जो भी बिजनेस आइडिया है वो 0 से लेकर 1 की तरफ ग्रोथ करना चाहिए, तभी आप उसके अंदर सक्सेसफुल बन पाओगे। दोस्तों, अभी बात आती है स्टेज नंबर 2 की, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि आपने जो भी आइडिया सोचा है, जो भी बिजनेस सोचा है, उसके बारे में पूरा एक बिजनेस प्लान तैयार करना है। जब भी आपके पास एक बिजनेस प्लान तैयार हो जाता है तभी टाइम आता है स्टेज नंबर 3 का। अभी आपको उस बिजनेस के अंदर जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो या फिर जो भी आप सर्विस देना चाहते हो, उस सर्विस या फिर उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक ले जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी फंडिंग की। दोस्तों, ज़्यादातर जो भी स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं उसके अंदर जो इनिशियल स्टेज पर यानी कि शुरुआत के स्टेज पर जो भी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है वो फंडिंग ज़्यादातर लोगों को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या फिर रिलेटिव से ही मिल जाती है, क्योंकि वो फंडिंग अमाउंट के अंदर काफ़ी कम होती है और उसी के साथ में जो ये आपके करीबी लोग होते हैं वही आपके बिजनेस के लिए आपको पैसे दे सकते हैं। बाकी अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास जाओगे तो ऐसे में वो लोग आपका बिजनेस आइडिया भी नहीं देखेंगे। बट उनके पास किस तरह से जाना है और किस तरह से फंडिंग लेनी है उसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी आपने अपना आइडिया सोच लिया, उसके ऊपर अपना खुद का एक पूरा बिजनेस प्लान तैयार कर दिया। अभी आपको उस बिजनेस प्लान को लेके जाना है अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या फिर रिलेटिव के पास और उनको उस बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बतानी है और वहाँ से फंडिंग कलेक्ट करनी है। दोस्तों, बेसिकली जब भी आप अपना बिजनेस आइडिया लेके 2 से लेके 4 लोगों के पास जाते हो तो उसमें से ज़्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपका बिजनेस प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे में मैं आपको पर्सनली एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि 2 से लेके 4 लोगों के मना करने से आपको अपना बिजनेस कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाना चाहिए जब तक आपको फंडिंग नहीं मिल जाती। तो दोस्तों, जब भी आपको फंडिंग देने के लिए कोई भी बंदा अग्री कर लेता है, वो
आपके बिजनेस प्लान को पसंद करता है और उसके बदले में आपको फंडिंग देने के लिए यस कर देता है। यहाँ पर आपको लीगली उनको आपका बिजनेस का पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो अगर इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल कोई आपका रिलेटिव है जो आपके बिजनेस प्लान को पसंद करता है और उसके बदले में आपको टोटल 10 लाख रुपए की फंडिंग देता है आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उसके बदले में आपको आपके जो भी स्टार्टअप कंपनी है उसके शेयर्स लीगली उनके नाम करने होंगे। और दोस्तों ये आप उनसे पैसे लोगे और उसके बदले में उनको शेयर दोगे, तो इन दोनों के बीच में आपके कंपनी की वैल्यूएशन निकलेगी। बेसिकली कंपनी वैल्यूएशन के बारे में कंप्लीट वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी की वैल्यूएशन किस तरह से निकाली जाती है। बट यहाँ पर अगर मैं आपको कंपनी वैल्यूएशन के बारे में कुछ बेसिक्स बताऊँ तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी रिलेटिव से 10 लाख रुपए लिए और उसके बदले में आपने अपनी स्टार्टअप कंपनी के 10% शेयर उसके नाम कर दिए। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज देखने जाए तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हुई 1 करोड़ रुपए। तो कुछ इस तरह से कंपनी की वैल्यूएशन आपको निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों जब भी स्टार्टिंग स्टेज पर आपके पास इस तरह की फंडिंग आ जाती है, अभी आपको स्टार्टिंग कर देना है आपका जो भी प्रोडक्ट बनाने का प्रोडक्शन या फिर आपका जो भी सर्विस है उसको लोगों को देने का, और यहाँ पर आपको अपना हार्डवर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। और थोड़े टाइम बाद आपके पास धीरे धीरे होकर काफ़ी सारे कस्टमर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है कि स्टार्टिंग स्टेज पर आप जो भी सर्विस दोगे, जो भी प्रोडक्ट बनाओगे, तो वहाँ पर आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के अंदर बहुत ही ज़्यादा माइनस पॉइंट भी हो सकते हैं। और उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके जो भी कस्टमर है उनका फीडबैक लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उनसे फीडबैक लोगे तो आपको पता चल पाएगा कि आपको आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे करते करते कुछ ही महीने या फिर कुछ ही साल के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाओगे अपने कस्टमर तक। तो दोस्तों अभी जब भी आपके पास थोड़े बहुत कस्टमर आ जाते हैं और उसी के साथ में आपकी प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट हो जाती है, तो अभी टाइम आता है आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, और उसके लिए आपको दोबारा फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केस के अंदर आपको थोड़ी ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए आपको जाना पड़ेगा एक बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास। और अगर मैं आपको हमारे इंडिया के बारे में बताऊं तो हमारे इंडिया के अंदर आपको टोटल 2 तरह के इन्वेस्टर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट होते हैं एंजल इन्वेस्टर और सेकंड नंबर पर होते हैं वेंचर कैपिटल्स। अगर एंजल इन्वेस्टर के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊं, एंजल इन्वेस्टर बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने से लेके उसको सक्सेसफुली रन कर चुके होते हैं, और उस स्टार्टअप से जो भी वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं उनसे कुछ प्रॉफिट के परसेंटेज लेके वो आपके जैसे नए नए स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कुछ इस तरह एंजल इन्वेस्टर आपको इन्वेस्टमेंट दे देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वीसी के बारे में, वेंचर कैपिटल्स के बारे में, तो ये एक अलग से कंपनी होती है जो छोटे मोटे सभी इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा करती है और नए नए स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब भी वो स्टार्टअप अच्छी तरह से प्रॉफिटेबल स्टेज पर आ जाते हैं तो वहाँ से प्रॉफिट उठा के यही इन्वेस्टर को अलग अलग तरीके से बांट देती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पर्सनली और हमारे इंडिया के जो भी अंदर स्टार्टअप शुरू है उसका एक्सपीरियंस लेके बताऊँ तो स्टार्टिंग स्टेज पर आपको केवल एंजल इन्वेस्टर ही फंडिंग देंगे, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर के जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको पता होता है कि कौन सा स्टार्टअप कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में अगर मैं आपको एक एंजल इन्वेस्टर की फंडिंग कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो वो आपको यहाँ पर $1 मिलियन जितनी फंडिंग दे सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पर्सनली एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने अपने जो भी बिजनेस प्लान है वो उनको दिखाया और उसके बदले में उन्होंने आपको $1 मिलियन दे दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो आपका बिजनेस प्लान देखते हैं, उसकी आपके कंपनी की पूरी वैल्यूएशन निकालते हैं और उसी के बाद में आपको फंडिंग देते हैं। तो ऐसे में आपको एक से लेके काफ़ी सारे एंजल इन्वेस्टर के पास फंडिंग के लिए जाना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरह से आपको एंजल इन्वेस्टर से भी फंडिंग मिल जाती है। और दोस्तों जब भी आप एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग ले लेते हो तो अभी बात आती है नेक्स्ट स्टेज के बारे में। तो अभी आपको क्या करना है कि आने वाले 2 से लेके 3 साल के अंदर अपने स्टार्टअप के अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना है और अपने स्टार्टअप को एक अलग स्टेज पर लेके जाना है। उसके लिए आपको एंजल इन्वेस्टर का भी बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस रहता है कि किस तरह एक स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाता है।
तो जब भी आप एंजल इन्वेस्टर के साथ मिलकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हो और जब भी 2 से लेकर 3 साल के अंदर आपके पास काफ़ी सारे लाखों के रूप में कस्टमर आ जाते हैं, तो अभी अगर आपको लगता है कि अभी मेरे को और एक स्टेज आगे लेके जाना है अपने स्टार्टअप को, तो ऐसे में आपको वीसी के पास फंडिंग के लिए जाना पड़ेगा। और वीसी भी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से फंडिंग दे सकते हैं। बट बेसिकली अगर मैं आपको वीसी के बारे में बताऊँ तो वो कम्प्लीटली आपका प्रोडक्ट देखेंगे, आपका बिजनेस प्लान देखेंगे और आपका एक्सपीरियंस देखेंगे कि पिछले 4 से लेकर 5 साल के अंदर आपने अपने स्टार्टअप के अंदर कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करा है और इन फ्यूचर ये आपका स्टार्टअप किस तरह से चल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक वीसी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन निकालेगा और उसके बाद में आपको फंडिंग देगा। और दोस्तों अगर मैं आपको वीसी की फंडिंग कैपेसिटी के बारे में डिटेल्स में बताऊं तो एक वीसी आपको $1 मिलियन से लेकर $5 मिलियन तक की फंडिंग दे सकता है। और जब भी आप वीसी से फंडिंग उठा लेते हो तो अभी यहाँ पर टाइम आता है आपके स्टार्टअप के अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करने का और अपने स्टार्टअप को एक अगले लेवल तक पहुँचाने का। यानी कि अभी आपका केवल एक ही टारगेट होना चाहिए कि आप किस तरह अपनी स्टार्टअप कंपनी को एक प्रॉफिटेबल स्टेज तक पहुँचा सको। तो इसके लिए आपको टोटल 5 से लेकर 7 साल का भी टाइम लग सकता है। और अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए अच्छे से अच्छी तरह से मेहनत करते हो तो ये आपकी कंपनी बहुत ही जल्दी एक प्रॉफिटेबल स्टेज पर आ जाती है। और दोस्तों जब भी एक स्टार्टअप कंपनी एक प्रॉफिटेबल स्टेज तक पहुंच जाती है तो यहाँ पर उसके पास टोटल 2 तरीके होते हैं उस कंपनी को सेल करने के लिए। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 आपको मिलता है कि उस कंपनी को आप सेबी से रजिस्ट्रेशन करवा के उसे स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग करते हो। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन 1 के अंदर जाते हो तो ऐसे में आपकी जो भी स्टार्टअप कंपनी है वो लीगली सेबी की मदद से स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर हो जाती है और आपकी कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं वो जो भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बाय करते हैं। और इनडायरेक्टली जो पब्लिक होती है जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आपके शेयर्स परचेस करती है वो इनडायरेक्टली आपकी कंपनी के पार्टनर बन जाती है और वो लोग और आप खुद मिलकर अपनी कंपनी को एक अलग स्टेज पर पहुंचाने के लिए ट्राई करते हो। और या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे अभी इस स्टार्टअप के अंदर आगे काम नहीं करना है, इसे मुझे सिर्फ सेल करना है और यहाँ से प्रॉफिट कमा के निकल जाना है, तो इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप जा सकते हो बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास। अगर मैं बात करूँ हमारे इंडिया के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां मिल जाएगी जो आज के टाइम पर नए नए स्टार्टअप को बाय करती है। तो ऐसे में आप उस बड़ी बड़ी कंपनी को भी आपकी स्टार्टअप कंपनी सेल कर सकते हो और उसके बदले में वहाँ से पैसे लेके निकल सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि जो भी ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है वो आपकी कंपनी को कभी भी 100% बाय नहीं करेगी। वो आपकी कंपनी के अंदर से तकरीबन 20 से लेकर 30% शेयर आप ही के नाम रहने देगी, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि स्टार्टअप आइडिया को जीरो से लेकर एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने के पीछे आपका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो ऐसे में वो लोग आपको 100% फ्री कर देंगे तो उस कंपनी को चलाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो सकता है। और इसीलिए वो कंपनी क्या करेगी कि आपको उसके अंदर से कुछ शेयर प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप भी उस कंपनी के अंदर आगे जाके भी काम करो और उस कंपनी को एक अच्छी तरह से चलाने के लिए भी मदद करो। तो दोस्तों कुछ इस तरह एक स्टार्टअप को आप जीरो से लेके एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस कंपनी बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप आए थे जो पिछले 5 से लेकर 10 साल के अंदर एक प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में साबित हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 10 ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो जीरो से लेकर एक प्रॉफिटेबल कंपनी के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारा वो वीडियो देखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित हुआ होगा और आपको अच्छी तरह से पता चल पाया होगा कि एक स्टार्टअप कंपनी को जीरो से लेकर 100 तक किस तरह से लेकर जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना। इसके बारे में आपके माइंड में कोई भी सवाल आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और उसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे भी बता सकते हो। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी पता चल पाए कि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी किस तरह से बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियो के साथ।